चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 शुरू करें ना, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करती है ना, मतलब अपने फाइनल अकाउंट्स जो तैयार करती है वो पब्लिकली इश्यू करती है। कंपनी बनाती है एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। वो पब्लिकली इश्यू करती है, लोगों के सामने रखती है भाई, अलग अलग वेबसाइट्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में। वो ये इश्यू करके लोगों को बताती है कि कंपनी की कंडीशन क्या है। तो उसके हिसाब से तो लोग फिर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो वो शेयर तब खरीदेंगे ना जब वो कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी की कंडीशन देखेंगे। अगर कंपनी पीछे जा रही है, लॉस हो रहा है, तो लोग उनके शेयर्स क्यों खरीदेंगे? सीधी सी बात है ना, लोग जो है वो उनमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो इसीलिए कंपनी को अपनी पूरी कंडीशन, अपनी पूरी हालत लोगों के सामने बतानी पड़ती है, इशू करना पड़ता है वो। अब इसमें ऐसा होता है कि कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों के सामने रखती है, तो सिर्फ एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। भाई जैसे कंपनी ने जो है वो पब्लिकली इश्यू किया कि हमारे इस साल का प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ हुआ है, इस साल का प्रॉफिट 1 करोड़ है, कंपनी ने पब्लिकली बताया ये। तो पब्लिक जो है वो सिर्फ 1 करोड़ देखकर खुश नहीं हो जाएगी कि कंपनी ने जो है वो इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। पब्लिक जो है वो उसके पिछले साल का भी तो प्रॉफिट देखना चाहेगी ना, बरोबर ना, कि पिछले साल प्रॉफिट कितना था। क्या पता कि पिछले साल प्रॉफिट 1.25 करोड़ था और इस साल प्रॉफिट 1 करोड़ हुआ, मतलब कंपनी पीछे जा रही है। तो पब्लिक खुश थोड़ी होगी कि कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। समझ आ रही है ना बात? हाँ, ये बात है कि पिछले साल प्रॉफिट जो है वो 80 लाख का था और इस साल उन्होंने प्रॉफिट 1 करोड़ का कमाया, तो हाँ, तो पब्लिक भी समझेगी कि भाई प्रॉफिट बड़ा है, इस साल कंपनी ने सही काम किया है, आगे जा रही है कंपनी। तो पब्लिक को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होते हैं ना, वो खाली एक साल के नहीं यार, आगे पीछे के भी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए ना, एक से ज्यादा ईयर्स के चाहिए ना, तो ही तो वो पब्लिक बरोबर डिसीजन ले पाएगी। और पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है तो उसमें 7 स्टेप्स आते हैं। कंपनी का सेल पता चलता है, इनकम्स पता चलती हैं, एक्सपेंसेस पता चलते हैं, कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है वो पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस से। पब्लिक भी तो चेक करती है ना कि कंपनी क्या क्या और कहाँ कहाँ कैसा कैसा वर्क कर रही है। बैलेंस शीट में कंपनी के जो है वो ये लायबिलिटीज पता चलती है, करंट नॉन करंट, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी के जो है वो एसेट्स कितने हैं, करंट और नॉन करंट एसेट्स, ये सब भी पब्लिक चेक करती है। हाँ, नॉर्मल ले पर्सन होते हैं, मतलब कोई आम इंसान हो, वो सब भले ये चेक नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो वो कंपनी की हर एक डिटेल चेक करेंगे कि यार मैं कंपनी में पैसे लगा रहा हूं, मैं पहले चेक तो करूं कंपनी की कंडीशन क्या है। समझ आ रहा है ना? वो हर एक चीज चेक करेंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए कंपनी जब पब्लिकली रखती है ना ये सब स्टेटमेंट, तो एक साल का नहीं, एक से ज्यादा साल का रखती है, जिससे जो है वो लोग उसका एनालिसिस कर सकें। और ऐसा ही एनालिसिस हमें भी इस चैप्टर में करना है कि अगर आपके पास जो है वो कंपनी के 2 साल का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट दी गई हो, आपके सामने कंपनी के 2 साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अगर हो, तो उसका एनालिसिस कैसे किया जाए, उसको चेक कैसे किया जाए, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। और एनालिसिस जो किया जाता है ना कि कंपनी आगे बढ़ रही है या पीछे, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बरोबर ना, कंपनी में हर चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये जो एनालिसिस करना होता है ना, वो एनालिसिस जनरली 2 तरह से किया जाता है। एनालिसिस के लिए पर्टिकुलर अलग से स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, वो 2 टाइप के स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। जब भी कंपनी के फाइनल अकाउंट का एनालिसिस करना हो तो 2 स्टेटमेंट बनते हैं। एक बनता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट और एक बनता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। एक कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। एनालिसिस करने की बेसिक जो है वो ये 2 मेथड, कि भाई 2 तरह से एनालिसिस किया जाता है, और वो दोनों मेथड हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और सिंपल चैप्टर है, एग्जाम वाइज अगर बात करें हम लोग, तो इस चैप्टर में से आपके 4 मार्क के सम्स आते हैं, और सिंपल हमें एनालिसिस करना है, मतलब खाली प्लस माइनस करना है, सिर्फ जो है वो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, इंक्रीज डिक्रीज बताना है कि कंपनी आगे गई या पीछे आई, बरोबर ना, यही सिर्फ चीजें जो है वो इसमें बतानी है, इसलिए एकदम सिंपल हो जाता है ये चैप्टर। तो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए अगर हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट समझें,
कि कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ डैश, जो भी कंपनी का नाम हो, तो उनमें जो फॉर्मेट बनता है ना, इन फॉर्मेट में भाई सबसे पहले नंबर, सीरियल नंबर जो हम लोग कहते हैं, ये नंबर की कॉलम ना बनाओ तो भी ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, वो 7 स्टेप्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वो स्टेप्स हमें लिखने, तो नंबर बनाओ या डायरेक्ट पर्टिकुलर में ही वो स्टेप्स लिखो, दोनों चलेगा भाई। नंबर, उसके बाद यहाँ पर आता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर देन नोट नंबर, नोट नंबर, उसके बाद आते हैं अमाउंट। दो अमाउंट की कॉलम रहेगी जो आपके हर क्वेश्चन में 2 साल की अमाउंट दी गई होती है, हर क्वेश्चन में आपके 2 साल की अमाउंट होगी, क्योंकि एनालिसिस करना है, एक साल में थोड़ी एनालिसिस होता है, 2 साल की अमाउंट होगी ना आपके हर क्वेश्चन में, तो वो 2 साल की अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। अब क्वेश्चन में आपको कैसे भी अमाउंट दी गई हो, यहाँ पे जब आप अमाउंट लिखो ना, तो पहली अमाउंट हमेशा प्रीवियस ईयर की लिखते हैं, दूसरी अमाउंट हमेशा करंट ईयर की लिखते हैं, बराबर। जैसे आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन में अमाउंट है 2016 और 17 की, 2016-17, तो क्वेश्चन में भले आगे पीछे कैसे भी दिया हुआ हो, यहाँ पे लिखते हैं हमेशा 2016 की अमाउंट और यहाँ पे लिखते हैं हमेशा 2017 की, बराबर ना। पहले हमेशा पुराने साल की, फिर नए साल की अमाउंट। भाई यहाँ पर 2016 की अमाउंट और यहाँ पे 2017, अगर एग्जाम में भी और कोई ईयर हो, जैसे 2021 और 22 पूछा जाए, तो क्वेश्चन में भले आगे पीछे हो, यहाँ 2021, यहाँ 2022, ऐसे लिखेंगे ना। और आखिरी दो कॉलम, वो दो कॉलम होती है हमारी एनालिसिस की, जो मेन पॉइंट हमें देखना है, बराबर। ये सब चीजें, ये पर्टिकुलर अमाउंट, वो सब तो आपके क्वेश्चन में होगा ही, उसमें तो कुछ भी काउंट नहीं करना है, हमें खाली एनालिसिस करना है। तो मेन तो ये है, ये तो हमें एज इट इज क्वेश्चन में देखकर लिखना है, मेन हमें ये वर्क करना है कि जिनमें एनालिसिस में यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज, यहाँ पे एक कॉलम बनती है इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में, यहाँ क्या आता है रुपीज में इंक्रीज एंड डिक्रीज, और यहाँ पर कॉलम बनती है इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में, बराबर। यहाँ आते हैं रुपीज में इंक्रीज डिक्रीज और यहाँ परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज, मतलब जो 2 साल की अमाउंट हो ना, उसमें रुपीज में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ। जैसे सपोज सेल है, सेल भाई पहले जो है वो ये 10 लाख की थी, अभी सेल 12 लाख की हो गई, है ना। 2016 में 10 लाख की सेल, यहाँ पर 12 लाख की, तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 लाख का इंक्रीज हुआ। और 2 लाख के इंक्रीज में परसेंटेज कितने, तो वो यहाँ परसेंटेज ढूंढ कर लिखेंगे, बरोबर ना। बस इतना ही एनालिसिस करना होता है, एकदम सिंपल, सिर्फ प्लस माइनस करना है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में भी जब भी आपको पूछा जाए ना, तो क्वेश्चन में हमेशा पहले यहां तक अमाउंट तक सब लिख दो, एज इट इज क्वेश्चन पहले यहां तक कॉपी कर लो, उसके बाद सिर्फ जो है वो हमें इंक्रीज डिक्रीज करना होता है, बरोबर। जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाए, भाई प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, एग्जाम में ध्यान देना लिखा क्या हुआ है, कंपैरेटिव या कॉमन साइज, ये गलती मत करना ऊपर नीचे। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस पूछा हुआ है, तो पहले पर्टिकुलर लिख दो, दोनों साल की अमाउंट लिख दो, फिर खाली उनमें इंक्रीज डिक्रीज करो और कुछ भी नहीं। समझ आ रही है बात, बरोबर ना। प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप पर्टिकुलर लिखो, तो पर्टिकुलर में 7 स्टेप्स होने चाहिए। कोई भी कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग बना रहे हो कंपनी का, तो उसमें 7 स्टेप्स होने ही चाहिए। अगर वो 7 स्टेप्स नहीं है ना, बाय चांस अगर नहीं है वो 7 स्टेप्स, तो हमें वो 7 स्टेप्स खुद लिखने होंगे, उसके बाद फिर इंक्रीज डिक्रीज करना होगा, बरोबर ना। पहले 7 स्टेप्स लिखने होंगे, फिर इंक्रीज डिक्रीज। एनालिसिस करना इजी है, पहले ये जो है वो प्रॉपर लिख लो। जैसे एक सम करें, एक सम प्रॉपरली हम लोग करें, उन्हीं के थ्रू समझाऊं कि ये करना कैसे है हमें। आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, उसमें जो है वो हमें कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना है। तो वो कैसे तैयार करना है वो एक बार देख लें, तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई बनाना कैसे है, बरोबर। तो देखो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया हुआ है द एवरेज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31/3/16 एंड 31/3/17 ऑफ समन कंपनी लिमिटेड आर गिवन एज फॉलो। एवरेज्ड मतलब कंबाइन करके दिया हुआ है, 2 साल का कंबाइन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, बरोबर, 16 और 17 का। देन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
ये ध्यान देना, क्वेश्चन में मेंशन ही होता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं, क्वेश्चन में पूछा कंपैरेटिव होता है, बना के कॉमन साइज आते हो, तो फिर एकदम इजी होने के बावजूद 4-4 मार्क उसमें चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, ये थोड़ा ध्यान देना है उसमें। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है, उसके लिए 16 और 17 की अमाउंट है। देखो क्वेश्चन में पहले 17 फिर 16 है, हमें ऐसा नहीं, हमें बनाना है पहले यहाँ पर 16 फिर 17, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो। समझ आ रही है बात? बरोबर। तो देखो इनमें हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर आपको सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, एक्सपेंस, इनकम टैक्स ये दिया हुआ है। यहाँ कुछ भी दिया हुआ हो, हमें यहाँ पर 7 स्टेप्स लिखने हैं। 7 स्टेप्स लिखते जाने, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो वो लिखते जाना, जो ना हो वो हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी। बरोबर, समझना है इसे। जैसे कि यहाँ पर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ समन कंपनी, समन कंपनी है ना, तो वो समन कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करें, ये फॉर्मेट बनेगा। अब इस फॉर्मेट में जैसे नंबर 1, तो नंबर 1 आपका आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद है ना, वो 7 स्टेप्स तो हमें लिखने ही लिखने हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम लोग सेल्स कहते हैं। तो भाई सेल्स की अमाउंट है, तो हाँ है, ये अमाउंट तो होगी ही आपकी। जैसे सेल में 2016 में 22 लाख है और उसमें 33 लाख है, तो 2016 पहले लिखना, भले उसमें कुछ भी दिया हुआ हो। यहाँ 16 में 22 और यहाँ पे 33 लाख, बराबर। फिर नंबर 2 क्या आता है? तो नंबर 2 आता है अदर इनकम्स। तो हम लोग अदर इनकम्स उसमें लिखें। अदर इनकम दी गई है, हाँ दी गई है। 16 में 1,50,000, उसमें 2,25,000, तो 1,50,000 की इनकम एंड 2,25,000 की इनकम है। फिर उसके बाद नंबर 3 क्या आता है? तो वो आता है टोटल रेवेन्यू या तो टोटल इनकम। तो टोटल रेवेन्यू इसमें है नहीं दिया हुआ ना, टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हमें अपना लिखना पड़ेगा। अक्सर जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ ना, तो ऐसी चीजें मिसिंग होती है। बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो उसमें कुछ मिसिंग नहीं होता, बैलेंस शीट तो एज इट इज ही बना देनी होती है, पूरा सेम टू सेम लिख देते हैं हम लोग, खाली इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो तो जो जो स्टेप्स मिसिंग हो, वो मिसिंग स्टेप्स हमें ऐड करने होते हैं। जैसे यहाँ टोटल रेवेन्यू नहीं है, तो हमें टोटल रेवेन्यू लिखना पड़ेगा ना, इन दोनों का प्लस। जैसे इनका प्लस हो जाएगा 23,50,000 और इसमें 35,25,000, बराबर। फिर नंबर 4 आता है, नंबर 4 वो आता है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस देखो इसमें डायरेक्टली दिए हुए हैं कि 16 के एक्सपेंसेस 15,40,000 और उसमें 23,76,000, तो इसमें 15,40,000 हो जाएगा और 23,76,000 हो जाएगा उसमें, बराबर ना। ये दोनों के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। देखो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस ना होकर कुछ 8-10 एक्सपेंस के नाम दिए हुए होता ना, तो यहाँ सभी एक्सपेंस के नाम और सबकी दो अमाउंट लिखते हैं। भाई डेप्रिसिएशन 2 अमाउंट, कोई जो है वो सैलरी 2 अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 अमाउंट। अगर एक्सपेंसेस में अलग अलग होते हैं तो सबके अमाउंट लिखते हैं, नहीं है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हमने लिख दिया, बराबर। 2 साल के एक्सपेंस हो गए ना। फिर नंबर 5, उसमें क्या लिखते हैं हम लोग कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें तो नहीं है ना, वो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे, कि इन दोनों का जो है वो ये माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों का माइनस, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस। अगर हम लोग माइनस करें इसमें तो कितना आ जाएगा उसमें, 5 3 8, 8,10,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा फिर कि 9 11 में से 7 4, यहाँ पर 1 और 1 11,49,000 ये आ जाएंगे ना, बराबर। ये जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद नंबर 6 में क्या आता है, वो आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स भाई कितने परसेंटेज लगाने हैं, बराबर। देखो ये जो जो मिसिंग है, जो उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, वो सब इंफॉर्मेशन हमें लिखनी पड़ेगी ना, बराबर ना। प्लस माइनस करके ये 7 स्टेप्स हमें ध्यान ही है कैसे करने हैं, तो वो प्लस माइनस करके हम लोग लिखेंगे ना, बराबर। फिर जो नहीं है मिसिंग, जो दी गई है वो उनके हिसाब से लिखें। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स देखो, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 30% दिया हुआ ना, 30% प्रोविजन फॉर टैक्स, अमाउंट नहीं है 30%, मतलब जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उसके 30% हमें लिखने होंगे ना।
बराबर ना, इनके 30% तो जैसे भाई इनके 30% लिखो 8,10,000 के, तो कुछ 2,43,000 हो जाएगा, 2,43,000 इसके 30%, और इनके 30% अगर निकालो तो कुछ 3,44,700 आ जाएगा, 3,44,700, बराबर। ये आ जाएगा इनके 30%, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, उसकी अमाउंट भी हो गई। और आखिरी नंबर 7 में हम लोग क्या लिखते हैं, वो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि भाई नेट प्रॉफिट, जिसमें से ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग माइनस कर देना। जैसे कि इनका माइनस आ जाएगा कि 0, यहाँ पर 7, 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5,67,000, बराबर ना। ये इनका प्रॉफिट 5,67,000 और फिर इनका भी माइनस करें तो इनका माइनस जैसे कि 300, यहाँ पर 408, 8,04,300, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो ये 7 स्टेप्स कंप्लीट, यहाँ पर ये सब कंप्लीट। हर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो ना तो पहले जो है वो आपको इतना कंप्लीट कर देना है, ये पर्टिकुलर अमाउंट्स ये लिख देनी है। अब खाली ये एनालिसिस, अब ये एनालिसिस कर दें। देखो फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस है तो हमें ये 7 स्टेप्स पूरे लिखने होते हैं कि भाई जो जो मिसिंग हो तो हमें खुद फाइंड करना है, बराबर ना, प्लस माइनस करके खुद फाइंड करेंगे। इसी में ही बैलेंस शीट बनानी होती ना तो कोई प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं होती, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट एज इट इज दी गई है, सेम टू सेम ही जो है वो हम लोग लिख देंगे। समझ आ रही है बात। तो अब ये इंक्रीज डिक्रीज करें ना तो अब बेसिक होता है, सबसे पहले अगर इंक्रीज डिक्रीज देखें तो भाई ऐसे कि जैसे 2016 में सेल्स 22 लाख थी, अब 33 लाख हो गई, तो फिर अगर एक्स्ट्रा हुई ना, बड़ी है ना, तो कितनी बड़ी, 11 लाख बड़ी है। कितनी इंक्रीज हुई, 11 लाख इंक्रीज हुई, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, इसमें से ये माइनस ना, अगर इंक्रीज या डिक्रीज बताना है तो 17 में से 16 माइनस करते हैं, 17 में से 16 की वैल्यू माइनस करो तो हमें इंक्रीज या डिक्रीज पता चलेगा। वो तो ऐसे भी हमें पता चलता है कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये तो सिंपल लॉजिक है कि हाँ भाई पहले 22 लाख थी अब 33 लाख हो गई तो 11 लाख इंक्रीज हुआ ना, बरोबर ना। और इसके परसेंटेज कितने, तो परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं, जितना इंक्रीज हुआ है ना, जितना इंक्रीज हुआ है ना उसे ओल्ड ईयर के साथ मतलब कि 2016 के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते हैं। 11 लाख डिवाइड बाय 22 लाख मल्टीप्लाई 100। कोई भी इंक्रीज डिक्रीज ढूंढना हो तो यहाँ पे जो भी अमाउंट्स आपकी मिले, जो भी अमाउंट, उसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, जो ओल्ड ईयर हो 16 या जो भी पुराना साल हो उसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई 100। तो जैसे 11 लाख डिवाइड 22 लाख मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50%। 11 के 22 एग्जैक्ट 50% इंक्रीज हुआ। समझ आ रहा है ना, 11 लाख डिवाइड बाय 22 लाख मल्टीप्लाई 100 तो 50% आएगा। ठीक है, इनमें भी वैसे ही कि देखो पहले अदर इनकम 1,50,000 की थी, अब 2,25,000 हुई, तो इंक्रीज हुई ना, कितनी इंक्रीज हुई, इसमें से ये अगर माइनस करो तो 75,000 का इंक्रीज हुआ। ऐसा ना, अगर डिक्रीज हो ना किसी में तो समझो वैल्यू कम हो रही है तो यही लिखते हैं, सिर्फ डिक्रीज हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं। आपने बहुत सारी जगह पर ये देखा होगा ना ब्रैकेट, कि कभी भी डिक्रीज हो रही है वैल्यू मतलब ब्रैकेट में लिखी जाती है, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है, डिक्रीज हो रही है तो उसके परसेंटेज भी ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। अगर हो तो यहाँ डिक्रीज नहीं हो रही है तो यहाँ पर पूरी अमाउंट लिखेंगे हम लोग 75,000 और उसके परसेंटेज तो 75 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 100 तो कितने आ जाएंगे, 50% ही रहेगा उसका भी। ठीक है, फिर यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू में पहले 23,50,000 अब 35,25,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 11 लाख हो रहे हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ 75, हाँ तो 11,75,000 ही हो रहे हैं, बरोबर, इनका ही टोटल आएगा ना, 11,75,000 का इंक्रीज। और उसके भी परसेंटेज तो 11,75,000 डिवाइड बाय 23,50,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 50% ही रहेगा उसका भी। समझ आ रही है ना बात, सिंपल है ना, सिंपल जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करना है और कुछ भी नहीं करना है उनमें। अब जैसे इसमें भाई पहले 15,40,000 था, अब 23,76,000 हुआ एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस तो कितने इंक्रीज हुए, अगर जो है वो इसमें हम लोग इंक्रीज देखें तो भाई यहाँ
6 में से 0 तो 6, 7 में से 4 3 और 23 में से 15 जाएगा तो 8 है, 8,36,000 आ जाएगा बराबर। 8,36,000 का इंक्रीज और जिसके परसेंटेज ढूंढने हो तो 8,36,000 डिवाइड 15,40,000 मल्टीप्लाई 100 तो कुछ आपका आएगा 54.29%। कितना आएगा कुछ 54.29%। ये इनकी कैलकुलेशन होगी। समझ आ रही है बात? तो सिंपल है ना इंक्रीज डिक्रीज करना। बाकी के इंक्रीज डिक्रीज आप फाइंड करोगे ना कि कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे और फिर उसके परसेंटेज के लिए इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय ओल्ड ईयर मल्टीप्लाई 100। तो सबसे सिंपल है आपका ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना, कोई हार्ड नहीं है। ये खाली फॉर्मेट ध्यान रखो, प्रॉफिट एंड लॉस में ये सातों स्टेप्स होने चाहिए। उसमें पहले ये दोनों अमाउंट्स लिख दो सातों स्टेप में, फिर खाली प्लस माइनस करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 हमने देखा, ऐसे अच्छी तरह से लिख लो, ये बाकी के अमाउंट आप फिल कर लो। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग समझ लें। क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही है, वो हम लोग देख लें। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द एवरेज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31/3/16 एंड 17 ऑफ सृष्टि कंपनी लिमिटेड आर गिवन एज फॉलो एंड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे ही बनाना है ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन है तो हम भी वैसे ही लिखते जाएं, फॉर्मेट वैसे ही आएगा, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ सृष्टि कंपनी। तो इनमें भी ये जैसे मैंने फॉर्मेट बना ही दिया था कि नंबर पर्टिकुलर 16 17 के अमाउंट यहाँ इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में और फिर परसेंटेज में। इनमें भी पहले हमें 7 स्टेप्स लिखने हैं, बस प्रॉफिट एंड लॉस हो ना तो उसमें 7 स्टेप्स लिखने में खाली थोड़ा ध्यान देते हैं कि कैसे करना है, बाकी तो हर एक में इंक्रीज डिक्रीज ही करना है, एनालिसिस में और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम लोग सेल्स कहते हैं, तो सेल्स इसमें दी गई है ना कि भाई सेल रेवेन्यू है 2016 की 19,50,000 और उसके आके 25,35,000, 19,50,000 और 25,35,000 बराबर। पहले ये पूरा लिख देते हैं, ये फिर इंक्रीज डिक्रीज करना। नंबर 2 जिसमें अदर इनकम्स आएगी, अदर इनकम या तो अदर रेवेन्यू, तो अदर रेवेन्यू है अदर इनकम में दी गई है 16 में 1,90,000 और उसमें 2,85,000, तो 1,90,000 एंड 2,85,000 बराबर ना, ये दिया हुआ है ना। उसके बाद नंबर 3 में आता है टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है इसमें कुछ, उसमें नहीं दिया हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू न हो तो हमें बताना पड़ेगा इनका प्लस ना, जैसे इनका जो हम लोग प्लस करें तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर 20 एंड 21, तो 21,40,000 इसमें, और इनका प्लस आ जाएगा फिर कि 10 ऊपर ये 12 यहाँ 8 और 2 28,20,000 बराबर, ये टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू के बाद नंबर 4 में वो हम लोग लिखते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस डायरेक्टली नहीं दिए हुए ना डायरेक्टली, उसमें सब एक्सपेंसेस आपके दिए हुए हैं अलग अलग, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, फाइनेंशियल, डेप्रिशिएशन, अदर एक्सपेंस। तो जितने भी एक्सपेंसेस दिए गए हो वो सब एक्सपेंस एक एक करके यहाँ लिखने होंगे, उन सब की अमाउंट लिखनी होगी ना। जैसे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम शॉर्ट में लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, जिसमें 16 की अमाउंट 9,50,000 और उसमें 11,40,000, तो 9,50,000 एंड 11,40,000 बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम उसकी अमाउंट। देन फाइनेंशियल कॉस्ट, तो फाइनेंशियल कॉस्ट लिख दें, फाइनेंशियल कॉस्ट तो उसकी अमाउंट दी गई है पहले 1,50,000 फिर 90,000, तो 1,50,000 एंड 90,000। ध्यान देना पहले हमेशा 16 की अमाउंट लिखना है, गलती से वो मत लिख देना। फाइनेंशियल कॉस्ट के बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन लिख दें, भाई डेप्रिसिएशन कितना है 60,000 दोनों में, तो डेप्रिसिएशन 60,000 लिख देंगे बराबर, ये 60,000। डेप्रिसिएशन के बाद अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अदर एक्सपेंसेस, तो वो अदर एक्सपेंस है पहले 3,40,000 पहले हैं और दूसरे दिए हुए हैं 4,25,000, 4,25,000
ये एक्सपेंसेस अलग अलग थे तो हमने सब लिखे ना, और उसके बाद लिखा जाता है टोटल एक्सपेंसेस, बराबर के नहीं। टोटल एक्सपेंस वो तो न हो तो भी हमें लिखना पड़ेगा ना। टोटल एक्सपेंस में इन सब का टोटल, भाई इन सब का अगर हम लोग टोटल करें तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा ये 10 और 10 20, यहाँ पर 12 और 3 15, 15 लाख ये, और इनका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ 10 और 11 21, यहाँ 15 और 17 लाख 15,000, बराबर। ये टोटल एक्सपेंसेस वो न हो तो हमें लिखने होंगे ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एक्सपेंसेस दिए हुए थे, यहाँ एक्सपेंस अलग अलग है तो हमने सब लिखे उसके, बराबर। ये ध्यान देना, ये क्रॉस में ऐसे नहीं, आपकी तो लाइंस में आएगा। तो ये टोटल एक्सपेंस हो जाए तो उसके बाद हम लोग कौन से कॉलम बनाते हैं, तो उनके बाद हम लोग कॉलम बनाते हैं नंबर 5 जो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ना, इसमें से ये ना, बाकी सब एक्सपेंसेस नहीं, इन सब का इंक्रीज डिक्रीज जरूर फाइंड करना है, लेकिन इनका फिलहाल थोड़ी हमें यहाँ प्लस माइनस करना है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस, 21 में से 15 लाख माइनस, तो कितना 6 लाख बचेगा, 6,40,000, बराबर। ये टोटल एक्सपेंसेस। और यहाँ 28 लाख में से 17,000 माइनस, तो कितना होगा वो होगा 11 लाख 5,000, है ना। 17 और 11 28, और यहाँ पर 5,000। ये हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद नंबर 6 वो आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कि जहां हमें कितने परसेंटेज टैक्स रखना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कितने परसेंटेज का टैक्स है, 30% का टैक्स हमें रखना है। तो 30% का टैक्स हम लोग फाइंड करें ना, कि जैसे भाई इसके हमें 30% फाइंड करने हैं, तो इनके 30% जो है वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 1,92,000, इसके 30% 1,92,000, और इनके 30% तो 3,31,500, 33 और 15, 3,31,500, बरोबर ना। ये 30% का प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स उसमें। और आखिरी नंबर 7 लिखा जाता है जो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा जो है वो फाइनल प्रॉफिट, कि जहां फाइनल प्रॉफिट में इनका माइनस किया जाए ना, जो इनका माइनस किया जाए, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर जो है वो 13 में से 9 4, और 5 में से 1 4, 4,48,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इनमें बचेगा हमारा 500, यहाँ पर 3 7 और 7, 7,73,500, ठीक है। ये पहले तैयार हो गया ना हमारा पूरा। अब जितनी भी अमाउंट लिखी है ना, ये सब एक्सपेंसेस की भी, उन सबका इंक्रीज डिक्रीज हमें फाइंड करना है, सबका इंक्रीज डिक्रीज। अब सिंपल है ना, जैसे पहले बताया भाई इंक्रीज डिक्रीज, भाई पहले सेल में पहले 1950, उसके बाद 25,35,000 हो गया, तो इंक्रीज हुआ ना। कितना इंक्रीज, इसमें से ये माइनस करके लिखते हैं, और जितना माइनस किया उसके परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय ये पुरानी अमाउंट मल्टीप्लाई 100। जैसे पहले सम में फाइंड किया, फाइंड करोगे ना इंक्रीज डिक्रीज, एनालिसिस बस सिंपल ऐसे ही करना है, ये सब तो दिए हुए हैं। इस सम में चेंज सिर्फ चेंज ये है कि देखो सब अमाउंट तो ऑलमोस्ट बरोबर आएगी। ये देख यहाँ पर ये दो अमाउंट जो है वो थोड़ी सी अलग है, उसमें खाली बता रहा हूँ, बाकी में तो आपको इंक्रीज डिक्रीज जैसे पैसे पहले किया वैसे ही, इसमें से ये माइनस करेंगे जितना इंक्रीज, फिर उसका परसेंटेज। इनमें अगर देखें, देखो जितनी अमाउंट है सबका करना है, फिर से बोल रहा हूँ। इनमें जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट पहले 1,50,000 फिर 90,000, ये डिक्रीज हुआ, ये खाली एक अलग है, इसमें डिक्रीज हुआ, पहले 150 अब 90, कम हो गए। कितने कम हुए, तो यहाँ पर कुछ 60,000 कम हुए, तो यहाँ 60,000 ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ध्यान देना। भाई सब में बढ़ ही रहे हैं, इंक्रीज ही हो रहा है तो प्लस में, अगर एक कम हो रहा है तो उसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और फिर परसेंटेज तो वैसे ही ढूंढेंगे, 60,000 डिवाइड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये इंक्रीज डिक्रीज, फिर उसको डिवाइड बाय पुरानी अमाउंट मल्टीप्लाई 100। तो इसमें से ये अगर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 100, तो 6 15 4 जा 60, तो 40,000 हो जाएगा। 40%, कितना आ जाएगा 40%, इसको डिवाइड बाय ये, बराबर। और अगर ये नेगेटिव है तो परसेंटेज भी कैसे रहेंगे हमारे
नेगेटिव में रहेंगे। ये चीज खाली ध्यान रखना कि अगर ये नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज भी 40% डिक्रीज हुए ना, ठीक है ना। ये खाली पॉइंट ध्यान रखना है। इंक्रीज है तो सब में नॉर्मल अमाउंट, डिक्रीज है तो ब्रैकेट में लिखना है। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर है डेप्रिसिएशन, पहले भी 60 अभी भी 60, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं तो वहां पे डैश कर दो, बराबर ना। कोई चेंजेस नहीं, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं तो उस जगह पर डैश कर देते हैं, वहां पे कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। बाकी सब में जितना इंक्रीज या डिक्रीज हो वैसे फाइंड करना है, तो कर सकोगे ना ऐसा फाइंड, बराबर ना, सिंपल है ना। ये आप फाइंड करना है इंक्रीज डिक्रीज, और जैसे क्वेश्चन 5 है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 भी सेम ही है कि उनके अंदर भी सभी जो है वो ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वो सब एक्सपेंसेस लिखने हैं। ये सब तो हम स्टेप्स बनाते ही हैं, एक्सपेंसेस भी सबके सब हमें लिखने हैं। तो क्वेश्चन 6 आप ट्राई करना। अब उन क्वेश्चंस में ऐसे आएगा कि किसी में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया हुआ होता, भाई टैक्स कितना है, नहीं है, तो जो अमाउंट ना हो ना, जैसे इसमें 30% का टैक्स था, उसमें अगर टैक्स ना हो तो वहां पे डैश कर दो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम ही रहेगा, जो ना हो अमाउंट तो उसमें डैश करके लिख दो। समझ आ रही है बात। तो एक क्वेश्चन 4, 5 और क्वेश्चन 6 वाला भी आप लोग जो है वो ट्राई करना। फिर क्वेश्चन 7 से माइनर माइनर चेंजेस हैं हर क्वेश्चन में, तो जो क्वेश्चन 7 से चेंजेस आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।